इस डेली वेबिनार श्रृंखला के 494 सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर गौरांग गुप्ता। डॉक्टर गौरांग, आप हमें सुन सकते हैं? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। या सो वेलकम डॉक्टर गौरांग। मैं डॉक्टर गौरांग का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। डॉक्टर गौरांग इज BHMS एंड ऑल्सो MD साइकेट्री फ्रॉम इलाहाबाद। और जो लोग नहीं जानते होंगे, ये बहुत ही फेमस होम्योपैथ डॉक्टर गिरीश गुप्ता जो कि लखनऊ में प्रैक्टिस करते हैं, और इनका अपना पूरा क्लिनिकल रिसर्च सेंटर अलॉन्ग विद होम्योपैथिक क्लिनिक्स, ये काफी फेमस चेन है लखनऊ में। और डॉक्टर गौरांग और डॉक्टर गिरीश दोनों विटिलिगो, स्किन डिजीजेस और एलोपेशिया और हेयर फॉल के जो एक्सट्रीम डिफिकल्ट केसेस होते हैं उनको हैंडल करने में काफी फेमस पर्सनालिटीज हैं। तो उनको हम आज एज गेस्ट अपने यहाँ आके काफी फॉर्चुनेट है कि आज हम उनको सुनेंगे। और डॉक्टर गौरांग की और थोड़ी सी अचीवमेंट्स में मेंशन करना चाहूंगी। इनको एक्सीलेंस अवार्ड इन होम्योपैथी मिला है फ्रॉम सहाय फाउंडेशन, एंड ऑल्सो इनको सेवा भारती सम्मान मिला है फ्रॉम आनंदी बेन पटेल, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। और सर ने काफी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पेपर्स जो कि इन विट्रो इवैल्यूएशन स्टडीज की हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, जैसे एंटी कैंडिडल एक्टिविटी ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स, और फॉरबिडन फूडस्टफ्स का जो इफेक्ट होता है होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ, उसके ऊपर भी इन विट्रो स्टडीज की हैं, और काफी सारे क्लिनिकल रिसर्च पेपर्स भी डॉक्टर गौरांग ने प्रेजेंट किए हैं। और आज का जो इनका टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी व्यक्तिगत होम्योपैथिक मेडिसिन से हम कैसे मॉलिस्कम कॉन्टेजियसिम को जो हैंडल है उसके ऊपर डॉक्टर गौरांग आज हमें केस और उससे हमारी नॉलेज बढ़ाएंगे। सो वेलकम डॉक्टर गौरांग, आप केस अपना अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी, तो अभी स्क्रीन विजिबल है। ठीक है, आज का मेरा टॉपिक है ट्रीटिंग मोलस्कम कंटेजियोसम विद इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन। व्यक्तिगत होम्योपैथिक चिकित्सा द्वारा मोलस्कम कंटेजियोसम का उपचार। इंडिविजुअलाइज्ड या व्यक्तिगत हिंदी में जो कहते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, इसको भी हम जानेंगे, इसको भी समझेंगे कि इस वर्ड का, इस कीवर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर क्यों किया गया है। पहले हम प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक आग्रह है मेरा, अनुरोध है सारे ही व्यूअर्स से कि आप लोग मोलस्कम के केसेस को डील करते हैं, ट्रीट करते हैं कि नहीं करते हैं, और जिन लोग के पास मोलस्कम के केसेस आए होंगे उसमें जनरली आप लोग कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है कमेंट्स में उसको शेयर करें। रीजनिंग भले ही ना आप लिखें, लेकिन जनरली कौन सी मेडिसिन आप लोग प्रिस्क्राइब करते हैं यूजुअली, उसको आप लिखेंगे तो आगे जो हम डिस्कशन करेंगे उसमें वो हमारे काफी काम आएगा। सो जो भी ये काम किया गया है, ये गौरांग क्लिनिक एंड सेंटर फॉर होम्योपैथिक रिसर्च में किया गया है, जो कि लखनऊ में स्थित है। ये हमारा सेंटर है, और ये हमारा मोटो है, कमिटेड टू ब्रिंग होम्योपैथी इन द मेन स्ट्रीम ऑफ साइंस। होम्योपैथी को अब ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। होम्योपैथी एक मेन स्ट्रीम साइंस है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि सिर्फ होम्योपैथी में इलाज है या होम्योपैथी में बेस्ट इलाज है, इसलिए इसको, इस साइंस को अब ऑल्टरनेटिव साइंस कहना या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कहना, ये मैं सही नहीं मानता। इट शुड बी कंसिडर्ड इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ मेडिकल साइंस। सो मोलस्कम के बारे में जानें। मोलस्कम इज कंटेजियस स्मॉल मल्टीपल umbilicated cystic lesions caused by pox virus, which is molluscum contagiosum virus। तो ये हाईली कंटेजियस होता है, ये संक्रमित बीमारी होती है। इट इज ट्रांसमिटेड बाय कांटेक्ट, हेंस नेम कंटेजियोसम। कंटेजियस डिजीजेस बहुत सारी हैं, लेकिन ये शायद इकलौती बीमारी है जिसके नाम में ही कंटेजियोसम इंक्लूड किया गया। और आमतौर पे ये बच्चों में होती है और कुछ यंग अडल्ट्स में हो जाती है। रेयर केसेस में अडल्ट्स में भी हो जाती है, उसका भी एक केस मैंने इंक्लूड किया है, उसके ऊपर भी हम उसको भी हम लोग विस्तार से देखेंगे।
ये मैंने कंपैरिजन दिया है। जनरली मोलस्कम को आइडेंटिफाई करने में, डायग्नोस करने में लोगों को कुछ थोड़ी सी समस्या आती है, तो एक मैंने ये कंपैरिजन दिया है मोलस्कम और वॉर्ट में। जनरली मोलस्कम को लोग मिस्टेक कर लेते हैं कि ये वॉर्ट्स है और वॉर्ट के अनुसार ट्रीटमेंट करने लगते हैं। ऐसा होने पर थूजा वगैरह टाइप की जो मेडिसिन है उसका जो है आमतौर पर प्रिस्क्रिप्शन होने लगता है। जबकि मैं डिफरेंस आपको ये दिखाना चाहूंगा कि मोलस्कम जो है वेसिकुलर, पानी भरे हुए इरप्शंस होते हैं, सिस्टिक, एंड वॉर्ट्स जो है वो सॉलिड आउटग्रोथ्स होती है। दूसरी बात, मोलस्कम में आप देखेंगे शाइनी सरफेस होता है, वॉर्ट में थोड़ा रफ घिसा हुआ सा सरफेस होता है। एंड तीसरा जो अभी पीछे हमने एक वर्ड देखा था अम्बिलिकेटेड, यहाँ जो इरप्शंस दिख रहे हैं इसमें आप बीच में देखेंगे गड्ढा बना हुआ है, डॉट जैसी है। ये इसकी एक विशेषता होती है, सारे लीजन्स में नहीं होती। जो आपको मोलस्कम में दिख रहे हैं उसमें भी सब में नहीं दिखाई देगा कि इस तरह का है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको देखना पड़ता है। लेकिन अगर अम्बिलिकेशन दिख रहे हैं तो संभावना यही है कि मोलस्कम है, वॉर्ट नहीं है। तो हम सीधे पहले मॉडल केसेस पर आते हैं। मैं 3 मॉडल केसेस प्रेजेंट करूंगा। पहले केस पर आते हैं। सो मास्टर डी, एजेड 7 years, resident of Pune, presented with numerous vesicular eruptions on face for the last 7 months. पिछले 7 महीने से उसको ये हो रहा था। ये उसकी इमेज है जो कि आप देख सकते हैं। ट्रीटमेंट हिस्ट्री में उन्होंने, जब इस बच्चे को ये प्रॉब्लम हुई तो पहले एज यूजुअल एलोपैथिक ट्रीटमेंट शुरू किया, जिसमें कि कुछ टॉपिकल ऑइंटमेंट्स वगैरह बताए गए, वो उसने लगाया, लेकिन दाने में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो धीमे धीमे बढ़ते गए। सो अल्टीमेटली डर्मेटोलॉजिस्ट ने एडवाइस किया, जब फायदा नहीं हो रहा था उन्होंने कहा कि इसको कॉटराइज करना पड़ेगा। अब आप इमेजिन करिए, जो हमारे श्रोता हैं जो कि मेडिकल फील्ड से नहीं है, कॉटराइजेशन मतलब कि लेजर द्वारा इसको जो है जलाया जाए सारे इरप्शंस को। तो आप इमेजिन करिए, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत बच्चा, उसके पूरे फेस पे और आंखों पे इस तरह के इरप्शंस, और इसको अगर इस प्रकार से कॉटराइज किया जाएगा तो उसकी क्या दुर्दशा होगी चेहरे की, और आगे की उसकी लाइफ कैसी रहेगी, आप इमेजिन कर सकते हैं। सो ये वो बच्चा है। अल्टीमेटली उन्होंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे स्विच किया। वो पेशेंट ने हम लोग को कांटेक्ट किया, वो हम लोग को जानते थे, तो हम लोग ने उनको लोकली मतलब पुणे में कोई एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, हम लोग ने उनके पास उनको रेफर किया कि आप लोकल डॉक्टर को, लोकल फिजिशियन को दिखाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उन्होंने वहां दिखाया, लेकिन वहां से भी वो संतुष्ट नहीं थे, उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं यहाँ फोटोज वो नहीं शो कर रहा हूँ। फायदा हुआ उसको होम्योपैथिक दवा से, लेकिन थोड़े से इरप्शंस जाते थे लेकिन फिर और निकल आते थे। तो अल्टीमेटली नेट रिजल्ट यही था कि बहुत वो संतुष्ट नहीं थे वहां के इलाज से, और लीजन्स बढ़ते गए। इसलिए उन्होंने फिर हम लोग से अनुरोध किया कि आप ही इसका इलाज करें। सो पूरा इन डेप्थ केस टेकिंग करी गई उस बच्चे की, और ये सिम्टम्स उसके निकल के आए। तो मेंटल जनरल्स में आप देख सकते हैं बच्चे का नेचर बहुत ही एक्सट्रोवर्ट, बहुत एक्टिव, जॉली, चीयरफुल नेचर। रेस्टलेसनेस मतलब वो बच्चा एक जगह पे नहीं बैठता, कुछ ना कुछ करता रहता, कुछ ना कुछ खेलता रहता। इस बच्चे को कीड़ों से बहुत डर लगता है, स्पाइडर से, छोटी सी मकड़ी से डरना, कॉकरोच से डरना, इन चीजों से डरना। तो उससे जब पूछा कि फिर तुमको जानवरों से भी डर लगता होगा, तो वो बोला जानवरों से तो बिल्कुल डर नहीं लगता। उसको जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार, कुत्तों से, बिल्ली से बहुत ज्यादा प्यार। डॉग्स उसको इतने पसंद है कि उनसे लिपट जाना, उनसे खेलना, सड़क पे अगर डॉग्स दिख जाए तो उनसे जो है खेलने लगना, और इस प्रकार का उसका बहुत ही लविंग नेचर है। साथ ही साथ लव सिर्फ एनिमल्स के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपनी मम्मी पापा के लिए भी। सेंटिमेंटल, सिंपथेटिक। सिंपथेटिक बच्चों के केस में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, आमतौर पे जो बच्चे होते हैं वो अपने खेल में व्यस्त रहते हैं। जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, 4-5 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चे, वो अपने खेल में, अपनी एक्टिविटीज में व्यस्त रहते हैं। वो बहुत ज्यादा इस चीज पे ध्यान नहीं देते कि किसी की तबीयत खराब है, कोई बीमार है। लेकिन ये बच्चा, घर में कोई थोड़ा भी बीमार हो जाए तो उनकी चिंता करना, उनको पानी पूछना, उनको दवा देना, इस तरह से उनका ध्यान रखना, इस तरह का उसका स्वभाव। नींद में छोट जरा भी आवाज से चौंक जाना, और बाकी फिजिकल जनरल्स जो आप देख सकते हैं, इसको कोल्ड ड्रिंक्स से बहुत ज्यादा प्यार, आइसक्रीम, स्वीट्स की डिजायर, थर्स्टलेसनेस, एंड बहुत जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम होना। थर्मली हॉट मतलब इसको गर्मी ज्यादा लगती है, उतनी ठंड नहीं लगती जितने की गर्मी लगती है। तो ये रिपर्टराइजेशन चार्ट है।
ये रिपर्टराइज किया गया। रिपर्टराइजेशन चार्ट में आप देख सकते हैं कि इसमें फास्फोरस, कैलकेरिया, सल्फर एंड नाइट्रम म्योर आई। तो नाइट्रम म्योर इसमें सिलेक्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि नाइट्रम म्योर बहुत ही इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होता है, विड्रॉन पर्सनैलिटी होता है, अपने में रहना, ज्यादा मिंगल ना होना, ज्यादा मिक्सअप ना होना, जबकि ये बच्चा बहुत ही एक्सट्रोवर्ट नेचर का है। सल्फर इसलिए नहीं इसमें सेलेक्ट कर सकते क्योंकि ऑल्दो सल्फर हॉट है, सल्फर में भी स्वीट डिजायर होती है, इस बच्चे को भी स्वीट डिजायर है, लेकिन सल्फर में सिंपैथेटिक नेचर नहीं होता है, बहुत ही फिलोसफिकल नेचर एंड बहुत ही सेल्फ ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड नेचर होता है। सेल्फ सेंटर्ड मतलब मैं सेल्फिश नहीं कहूंगा, सेल्फिश नेचर नहीं है, लेकिन वो अपने काम में, अपनी चीजों में व्यस्त रहते हैं और बहुत ज्यादा उनको दूसरों की चीजों को परसीव नहीं कर पाते हैं, दूसरे के दर्द को, तकलीफ को परसीव नहीं कर पाते, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता। कैलकेरिया का दूसरी दवा जो सेकंड नंबर पे है, कैलकेरिया सीधे सीधे रूल आउट हो जाती है क्योंकि ये बच्चा बहुत ही हाईली चेयरफुल, हाईली एक्टिव है, हाइपर एक्टिव बच्चा है। कैलकेरिया तो बिल्कुल ही डल, इंडोलेंट, सुस्ती रहना, कोई भी काम में मन न लगना, इस प्रकार का स्वभाव होता है, इसलिए फॉस्फोरस इस दवा इस केस में सेलेक्ट करी गई। तो फॉस्फोरस 30 वीकली एंड बाकी पीएल बीडी इसमें चलाई गई। 20 मार्च 2024 से इसका इलाज अभी शुरू किया गया, इसी मार्च से। तो 20 मार्च 2024 को ये इमेज थी, 5 अप्रैल को ये उसकी सिचुएशन थी, 8 अप्रैल को, ये 17 अप्रैल को, ये 25 अप्रैल को। प्रिस्क्रिप्शन सेम चलता है, फॉस्फोरस वीकली एंड फॉलोड बाय पीएल। और ये 30 अप्रैल की फोटो है, 27 मई, उसके बाद अभी इसका फॉलोअप नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक इरप्शन नाक के पास इसका रिमेनिंग है, बाकी सारे इरप्शन इसके रिजॉल्व हो चुके हैं, उसके बाद अभी इसका फॉलोअप नहीं आया है। तो एक नजर में हम देख लेते हैं कि क्या अंतर आया। तो ये सारी फोटोज आपके कंपैरिजन के लिए है, इसको आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट केस की ओर बढ़ते हैं। Miss J, aged 4 years, presented on 11th January 2023 with papular vesicular eruptions on face and frontal scalp since August 2022. So अगस्त 2022 से उसको प्रॉब्लम थी, करीब 6 महीने बाद जनवरी में वो हमारे पास आई। जो पुराने इरप्शंस थे वो बहुत धीमे धीमे कुछ एक आध रिजॉल्व हो जाते थे, लेकिन नए जो इरप्शंस थे वो इसको आ जाते थे और रिजॉल्व कम होते थे, नए इरप्शंस ज्यादा आते थे। तो नेट रिजल्ट ये था कि उसके दाने जो है बढ़ते चले जा रहे थे। कंप्लेंट इसकी स्टार्ट हुई आफ्टर शी ज्वाइंट स्कूल। ये 4 साल की बच्ची है, तो उस वक्त ये वही 3.5-4 साल की रही होगी जब इसने स्कूल में जाना शुरू किया। तो संभावना यही है कि किसी दूसरे बच्चे से संक्रमण होने के कारण इसको ये बीमारी होगी। तो इसकी हिस्ट्री आप देख सकते हैं। मेंटल जनरल्स, अगेन रेस्टलेस चाइल्ड, माइल्ड नेचर, फियर ऑफ नॉइज, शोर से, आवाज से बहुत डरना, थोड़ी भी आवाज होती तो अपने कान बंद कर लेना, और कॉकरोच से डर लगना। एनिमल से अगेन बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ही इमोशनल नेचर एंड इंटेलेक्चुअल नेचर, मतलब पढ़ाई में शार्प है, ग्रास्पिंग पावर अच्छी है, मेमोरी अच्छी है, सो इंटेलेक्चुअल, दिमाग से तेज। फिजिकल जनरल में स्पाइसी फूड की डिजायर, आइसक्रीम डिजायर, स्वीट डिजायर एंड थर्स्ट इंक्रीज्ड। और थर्मली ये बच्चे को भी गर्मी ज्यादा लगती है। तो थोड़े से वेरिएशन है पिछले केस से, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सिम्टोमेटोलॉजी है। तो इस टोटलिटी के आधार पर हमने दवा सेलेक्ट किया। यहाँ पर अगेन फॉस्फोरस दवा का चुनाव किया गया, तो फॉस्फोरस फॉलोड बाय सेक्लेट बीडी, सॉरी क्यूआईडी, 4 टाइप्स। तो 11 जनवरी 2023 से इसका दवा देना शुरू किया। तो 2 फरवरी 2023 को इरप्शंस थोड़े से सूखे, लेकिन नए इरप्शंस भी आ रहे थे, चेस्ट में कुछ नए इरप्शंस निकल के आए।
फिर 27 फरवरी को चेस्ट पे और फेस पे दोनों पे इरप्शंस कम हुए, लेकिन कुछ और नए इरप्शंस आ गए बाएं हाथ में और पेट पे। फिर एक महीने बाद 28 मार्च को इरप्शंस कम हुए, नए इरप्शन कोई भी नहीं आए। 16 अप्रैल को इसने रिपोर्ट किया कि पुराने इरप्शंस जो है वो ड्राई हो रहे हैं, लेकिन कुछ थोड़े बहुत नए भी आ जाते हैं। ये 28 अगस्त की फोटो है। तो फेस पे कुछ इरप्शंस इंक्रीज हुए, और जो हाथ में और ट्रंक पे, पेट पे और पीठ पे इरप्शंस थे वो एसक्यू थे। 27 सितंबर को 2-3 इरप्शन कंप्लीटली रिजॉल्व हुए, और बाकी भी दिख रहा था कि रिजॉल्व हो रहे हैं, ड्राई अप हो रहे हैं। 8 नवंबर तक करीब करीब सारे इरप्शंस पूरे रिजॉल्व हो चुके थे। तो आप ध्यान देखिए, जनवरी से इसका इलाज शुरू हुआ था, हम नवंबर में करीब 11 महीने पार हो चुके हैं, और दिसंबर में इसके इरप्शंस टोटली रिजॉल्व हो गए। सॉरी, दिसंबर के बाद मई में, बीच में आप देख सकते हैं कि 8 जनवरी, 14 जनवरी, 22 मार्च को फॉलोअप्स हुए, सेम प्रिस्क्रिप्शन कंटिन्यू रहा। 2 मई 2024, तो मतलब करीब 13 या 14 महीने बाद इसके सारे इरप्शंस बिल्कुल कंप्लीटली रिजॉल्व हो गए। और अभी 2 जुलाई को, आई थिंक आज 9 तारीख है, आई सपोज, सॉरी 8 तारीख है, तो 6 दिन पहले इसकी मदर आई थी दवा लेने, और उन्होंने बताया कि सिर्फ एक इरप्शन इसके चिन पे रह गया है, जो आपको आगे फोटो में दिखेगा। बाकी सारे इरप्शंस इसके रिजॉल्व हो चुके हैं। तो जो इसमें नीचे, सॉरी, जो सेकंड नंबर पे फोटोग्राफ्स हैं, जिसमें पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई फ्लावर्स जिसमें है, उसमें आप देख सकते हैं इसके चिन पे एक इरप्शन है। अब प्रेजेंटली सिर्फ वही एक इरप्शन बाकी है, बाकी सारे रिजॉल्व हो चुके हैं। बल्कि जो लास्ट फोटो है उसमें भी, ऊपर वाली फोटो में येलो टी शर्ट में आप देख सकते हैं छोटा सा इरप्शन दिख रहा है चिन पे, यही एक बचा हुआ है, बाकी सारे रिजॉल्व हो गए। हम केस 3 की ओर आते हैं। So Mrs. S, aged 30 years, presented on 31st March 2019 with non-itchy papular vesicular eruptions on face since August 2018. तो अगस्त 2018 से उनको इरप्शंस थे। अगेन करीब 7-8 महीने बाद मार्च में वो हमारे पास आई दिखाने के लिए। टिपिकल मोलस्कम के इरप्शंस ये आप देख सकते हैं। तो शुरुआत में उन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट किया, जिसमें कि क्वाड्रीडर्म, हेलोडर्म और इस टाइप के कुछ टॉपिकल ऑइंटमेंट्स एंड लिनेमेंट्स दिए गए, लेकिन उससे उनको कोई फायदा नहीं हुआ और वो संतुष्ट नहीं थे। तो प्रॉपर केस टेकिंग करी गई। इनके केस टेकिंग में ये सिम्टम्स निकल के आए। मेंटली आप देख सकते हैं, एंगर इजली, एंगर ऑन कॉन्ट्रडिक्शन, श्रीकिंग इन एंगर, मतलब गुस्से में चिल्लाने लगना, उसका रूब्रिक मिलता है श्रीकिंग इन एंगर। लेमैन टर्म्स में, नॉर्मल टर्म्स में हम इसको बोलेंगे शाउटिंग टेंडेंसी, बट वैसे इन फॉर्म ऑफ रूब्रिक बुक में ये मिलता है श्रीकिंग इन एंगर के नाम से। ईगोटिज्म, थोड़ा ईगोइस्टिक नेचर। डिप्लोमेटिक नेचर, मतलब कि जहां पर ये डोमिनेट कर सकती हैं तो वहां डिक्टेटोरियल नेचर होगा, डोमिनेटिंग नेचर होगा। लेकिन कोई अपने से सुपीरियर है या जहां अपना बुरा हो सकता है, वहां पर दब दब जाना और डिप्लोमेटिकली सिचुएशन को हैंडल करना। कॉन्सोलेशन से एग्रीवेशन होना, कोई सांत्वना देता है तो उससे एग्रीवेशन होना। थोड़ा सा शकी स्वभाव। एंटीसिपेटरी एंजाइटी, मतलब कोई भी काम करना है, कहीं जाना है तो अचानक से घबरा जाना। इन्होंने बोला जैसे कोई अचानक घर में मिलने आ गया तो इनको घबराहट होने लगती है कि अचानक से हम कैसे चीजें मैनेज करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा घबरा जाना, नर्वस हो जाना। कर लेती हैं फिर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एंजाइटी होती। कावर्डिस, कावर्डिस एंड डिप्लोमेटिक काफी क्लोज आ जाता है। जो ऊपर डिप्लोमेटिक है और कावर्डिस है। कावर्डिस का मतलब यही हुआ कि जब आप ऐसी सिचुएशन में जहां डोमिनेट नहीं कर सकते, तो वहां पर थोड़ा डरपोक के तरीके से चीजों को, सिचुएशन को डिप्लोमेटिकली हैंडल कर लेना। ड्रीम्स ऑफ डेड रिलेटिव्स, ऑप्टिमिज्म एंड इम्पेशंस, हरी टेंडेंसी, अधैर्य होना। फिजिकल जनरल में डिजायर फॉर स्वीट थोड़ा मार्क था, इनको मीठे की क्रेविंग रहती थी, मीठे की डिजायर ज्यादा थी। एंड थर्मली हॉट। एंड फिजिकल पर्टिकुलर्स में पर्सपिरेशन ऑन पाम्स। तो ये रेपर्टोरियल एनालिसिस है। ये सारे सिम्टम्स आपके सामने हैं।
सो लाइको एंड नक्स वोमिका का, तो नक्स वोमिका जो सेकेंड नंबर पे है वो रूल आउट ऐसे हो जाती है कि लाइकोपोडिया में अगर फिजिकल जनरल्स देखें तो स्पाइसी फूड की डिजायर ज्यादा होती है, जबकि पेशेंट की लाइकिंग स्वीट की ओर ज्यादा है, पेशेंट का झुकाव स्वीट्स की ओर ज्यादा है। दूसरी बात, जो नक्स वोमिका का नेचर है वो बहुत ही हाईली अग्रेसिव, रूड, अब्रप्ट नेचर होता है। मतलब कोई किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो फिर वो ये नहीं सोचते कि वो मुझसे बड़ा है या मुझसे सीनियर है या मेरा कुछ बिगड़ सकता है, वो मेरे को नुकसान कर सकता है, वो फिर सीधे लड़ जाते हैं। लाइकोपोडियम का नेचर डिप्लोमेटिक नेचर होता है। एंड सल्फर जो आप देख सकते हैं, सल्फर को भी यहाँ पर रूल आउट किया गया, ऑल्दो स्वीट डिजायर है, लेकिन बाकी कई सारे सिम्टम्स जैसा कि आप देख सकते हैं जो कि लाइकोपोडियम में कवर हो रहे हैं लेकिन सल्फर में नहीं कवर हो रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। यहाँ पर इसी उदाहरण को देखते हुए मैं एक बात ये भी रखना चाहूंगा जस्ट फॉर लर्निंग, कि मान लीजिए इसमें से कोई दो तीन सिम्टम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर उनको सल्फर कवर कर रही है तो सल्फर की इंपॉर्टेंस लाइकोपोडियम के बराबर में आ जाती है, भले ही वो लिस्ट में नीचे जा रही है। लेकिन अगर जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है वो सल्फर नहीं कवर कर रही है, या अगर वो दोनों दवाएं कवर कर रही हैं, तो जो ओवरऑल टोटलिटी है वो ज्यादा मैटर करती है। इसका मतलब कि जिसके टोटलिटी ज्यादा है, जिसके सिम्टम्स कवर्ड ज्यादा है, फिर उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलेगी। सो लाइकोपोडियम 30 एवरी 15 डेज, 3 डोज एवरी 15 डेज, इससे शुरू किया गया एंड अलोंग विद पीएल। सो 31 मार्च 2019 से इलाज इनका शुरू किया, जो कि इस सिचुएशन से, जो फोटो मैंने पहले भी दिखाया था, यहां से इनका इलाज शुरू हुआ। फिर 5 मई 2019 को उनके फेस की जो इरप्शंस थे वो एसक्यू थे, उसमें कोई चेंज नहीं था, और फोरहेड पे कुछ न्यू इरप्शंस आए। 23 जून को जो न्यू इरप्शंस थे उसमें पस फॉर्मेशन, थोड़ा सपरेशन होना और हाइपरीमिया होना, तो बेसिकली थोड़ा सा कुछ सपरेशन हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, एंड न्यू इरप्शंस भी नेक एंड शोल्डर्स पे आ रहे थे। तो अभी तक कुछ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा था। अगस्त में भी कुछ पुराने इरप्शंस ड्राई होते हुए दिखे, लेकिन न्यू भी अपीयर हो रहे थे। सो ओवरऑल हम अपने ही रिजल्ट से बहुत संतुष्ट नहीं थे, इसलिए हमने लाइकोपोडियम की पोटेंसी को इंक्रीज करने का, बढ़ाने का डिसीजन लिया, और लाइकोपोडियम 200 फोर्टनाइटली वैसे ही प्रिस्क्राइब किया गया 15 दिन। सो अब आप देख सकते हैं जैसे ही लाइकोपोडियम 200 दिया गया तो 22 सितंबर को जो है इसमें थोड़ा सा चेंज आया। आप देख सकते हैं पिछली फोटो 31 मार्च की है और ये लेटेस्ट फोटो 22 सितंबर की है। इसमें रिस्पॉन्स दिखा, कुछ जो नए इरप्शंस दिख रहे हैं वो वही हैं जो पीछे नए इरप्शंस आए थे, बट जो पुराने इरप्शंस थे वो काफी सारे रिजॉल्व भी हुए। 22 सितंबर को ये लेफ्ट साइड ऑफ फेस की फोटो है, सेम डेट की, लेकिन फेस लेफ्ट साइड की फोटो है। फिर 3 नवंबर को इरप्शंस ऑन फेस एसक्यू, एंड नए इरप्शंस अभी भी आ रहे थे, फोरहेड पे, लेफ्ट रिस्ट पे कुछ नए इरप्शंस दिखाई दिए। सो 15 दिसंबर को भी फेस इरप्शंस कुछ कम होते हुए दिखाई दिए, लेकिन अगेन रिजल्ट बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा था, न्यू इरप्शंस अभी भी आ रहे थे। इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया कि हम एक बार केस को रिव्यू करते हैं और दोबारा से रिपर्टराइजेशन अटेम्प्ट करते हैं, देखने के लिए कि क्या हमको यही दवा देनी है या कोई और बेटर मेडिसिन को सेलेक्ट किया जा सकता है। तो ये ओवरऑल हिस्ट्री थी। जो पुरानी सिम्टम्स लिस्ट थी उसमें से ये वाले सिम्टम्स रिमूव कर दिए गए, एंगर ऑन कॉन्ट्रडिक्शन, इगोटिज्म, सस्पिशियस, ये बहुत मार्क नहीं थे, इनका बहुत ज्यादा महत्व नहीं था, इसलिए इनको रिमूव कर दिया गया। लेकिन दो सिम्टम इसमें नए निकल के आए, ऑब्स्टिनेट एंड एंजाइटी इन क्राउड। सो इससे हम फिर आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं कि रेपेटोरियल टोटलिटी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, लाइकोपोडियम अभी भी इंडिकेटेड रेमेडी थी। तो इसका मतलब कि हमारी जो मेडिसिन है वो सही चल रही है, और हमने जो प्रिस्क्रिप्शन जो चल रहा था उसी को जारी रखा, और लाइकोपोडियम 200 के साथ ही हम आगे बढ़े। 18 मार्च 2020 को उन्होंने एक फोटो भेजी जिसमें कि फेस के इरप्शंस काफी हद तक रिजॉल्व हो गए हैं, अभी भी दिख रहे हैं लेकिन काफी रिजॉल्व हो गए हैं, लेकिन थोड़े थोड़े नए इरप्शंस भी आ रहे हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या हम लोग के सामने खड़ी हुई, हमारे सामने भी और मरीज के सामने भी,
सॉरी, ये 18 मार्च 2020 की फोटो है। हाँ, 18 मार्च 2020 की ये राइट साइड ऑफ फेस की फोटो है और ये लेफ्ट साइड की है। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। राइट साइड में इरप्शंस कुछ कम दिख रहे थे, लेफ्ट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। तो पहली बार हम लोग को बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसमें दिखाई दिया केस में। इसके बाद वो समस्या ही जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था, और वो था कोविड-19। सो 18 मार्च 2020 की फोटो थी। जस्ट उसके बाद ये लॉकडाउन हो गया और ये पेशेंट बहुत दूर से आती थी, करीब 300-400 किलोमीटर दूर से आती थी। तो उस वक्त जो है ट्रीटमेंट की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हुई। और दवा पेशेंट ने ऑनलाइन मंगाया, लेकिन कंटिन्यूटी जो है ब्रेक हुई। बीच में काफी टाइम तक दवा नहीं चली, फिर करीब 5-6 महीने बाद फिर पेशेंट ने दवा लेना शुरू किया। फिर उसको रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ। सो अल्टीमेटली इसमें एक चीज जो अनफॉर्चुनेट हुई, 2021 में मरीज ने बताया कि उनकी सारी प्रॉब्लम बिल्कुल रिजॉल्व हो गई है और आगे अब फिर हम लोग ने उनको दवा लेने से मना कर दिया। और हमने उनसे आग्रह किया कि एक बार आप अपनी लेटेस्ट फोटोग्राफ फेस की भेज दीजिए, क्योंकि पेशेंट आ नहीं रही थी। 2021 तक भी कोविड वाला माहौल चल रहा था और लॉकडाउन भी था। तो पेशेंट से हमने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप ऑनलाइन फोटो भेज दीजिए हमारे रिकॉर्ड के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली पेशेंट ने वो फोटो नहीं भेजी। तो राइट साइड ऑफ फेस में आप देख सकते हैं कि टोटल रेजोल्यूशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये कोविड के पहले की फोटो है। बट लेफ्ट साइड ऑफ फेस में काफी हद तक जो करीब 90% रिजॉल्व हो चुका था। अब हम कुछ डिस्कशंस पे आते हैं। सो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन हो सकता है या मे बी जनरल ऑब्जर्वेशन हो सकता है, कि मोलस्कम कंटेजियोसम के केसेस में फॉस्फोरस बहुत कॉमनली सेलेक्टेड रेमेडी होती है। बहुत कॉमनली ऐसा होता है कि फॉस्फोरस रेमेडी जो है उभर कर आती है, बट दिस इज आफ्टर डिलिजेंट केस टेकिंग एंड रेपर्टाइजेशन। सो ये थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट है, तो जो हमारे श्रोता हैं जो कि नॉन मेडिकोज हैं, उनके लिए हो सकता है थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स वो मिस कर जाएं। बट फिर भी मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाई करके बनाया है ताकि मोटे तौर पर सब लोग को सारी चीजें समझ में आएंगी। सो इस ऑब्जर्वेशन को सामने रखते हुए हम लोग कुछ ऐसे ही जनरल डिस्कशन करते हैं, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। सो जैसा कि मैंने कहा कि फॉस्फोरस कॉमनली मेडिसिन है, कॉमनली प्रिस्क्राइब मेडिसिन है मोलस्कम कंटीजियोसम में। इस कथन का क्या मतलब निकाला जा सकता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि केस टेकिंग को और रिपर्टाइजेशन को क्यों ना हम कट शॉर्ट कर दें, उस स्टेप को हम करें ही नहीं और हम सीधे सीधे फॉस्फोरस को प्रिस्क्राइब कर दें, वो भी एक नोजोलॉजिकल रेमेडी या ऑर्गन स्पेसिफिक रेमेडी के तौर पे? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जिन लोग को ऑर्गन स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में नहीं पता है, ऑर्गन स्पेसिफिक मेडिसिन वो होती है जो किसी बीमारी में ही डायरेक्ट दे दी जाती है। उसमें आप बहुत ज्यादा सिम्टम नहीं निकालते, आप बहुत ज्यादा इन डेप्थ केस टेकिंग नहीं करते। जो हमने देखा पेशेंट का इंडिविजुअल कैरेक्टर, जैसे उसको वो मेंटली कैसा है, फिजिकली उसकी थर्स्ट कैसी है, ये सब चीजें नहीं देखी जाती। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने देखा कि मरीज की डायग्नोसिस हुई, वो अल्ट्रासाउंड लेके आया, उसमें किडनी स्टोन निकला है, आपने किडनी स्टोन की दवा दे दिया। जो भी कॉमनली किडनी स्टोन की दवाएं होती हैं आपने उसको वो दे दी। कोई मरीज फैटी लिवर के लिए आता है, आपने उसको फैटी लिवर की दवा दे दिया। या वो कुछ सिम्टम लेके आता है, तो डिजीज के जो कॉमन सिम्टम्स है जैसे आईबीएस है, आपने आईबीएस की दवा उसको दे दिया। या खांसी आ रही है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, आपने खांसी की दवा, ब्रोंकाइटिस की दवा उसको दे दी। इसको बोलते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक मेडिसिन। तो क्या इस प्रकार से हम फास्फोरस को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एज एन ऑर्गन स्पेसिफिक रेमेडी फॉर मोलस्कम? या क्या हम केस टेकिंग एंड रेपर्टाइजेशन के प्रोसेस को कट शॉर्ट कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब इस सवाल में है कि आखिर हम फास्फोरस तक पहुंचे कैसे थे। ये हमारी टोटलिटी थी। एक सैंपल के तौर पे मैंने कुछ सिम्टम्स इसमें से हटा दिए हैं, लेकिन एक सिर्फ उदाहरण के तौर पे आप देखिए, हमने पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करके उसके मेंटल जनरल्स, उसके फिजिकल जनरल्स, उसको रेपर्टाइज करके ही तो हम फास्फोरस पे पहुंचे हैं। तो हम उसको कट शॉर्ट करने की बात कैसे कर सकते हैं? ये सवाल किसी ने मुझसे पूछा था, जो सवाल मैंने यहाँ पर सामने रखा है। किसी ने पूछा कि जब फास्फोरस ही निकलती है
तो आप फॉस्फोरस सीधे क्यों नहीं दे देते हो? तो फॉस्फोरस भले ही वो कॉमनली निकलती, लेकिन निकलती इस प्रोसेस के बाद ही है। और जरूरी नहीं है कि सारे पेशेंट्स में फॉस्फोरस ही निकल के आए। जैसा कि आपने तीसरे पेशेंट में देखा कि उसमें मेडिसिन लाइकोपोडियम निकल के आई। तो अगर आप पार्शियल माइंड से, बायस माइंड से अगर आप बढ़ेंगे, और अगर आपने ये सोचा कि चलो हमने मोलस्कम देखा और फॉस्फोरस प्रिस्क्राइब कर दिया, तो भले ही आपने बाय फ्लूक, तुक्के में आपने पहले दो केसेस शायद सही कर लिए होते, लेकिन जो तीसरा केस है वहां पर फेलियर हो जाता, क्योंकि वो पेशेंट है लाइकोपोडियम और आपने प्रिस्क्राइब किया फॉस्फोरस। तो उसमें उस केस में आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिखाई देगा। दूसरा तरीका इसको देखने का ये भी है, क्या हम मोलस्कम के केसेस में मोलस्कम के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, या क्या हमने फॉस्फोरस को मोलस्कम के लिए प्रिस्क्राइब किया है? क्या हमने यहाँ मोलस्कम को ट्रीटमेंट किया है? बिल्कुल नहीं। मैंने मोलस्कम के लिए मरीज को दवा ही नहीं दी, मैंने मोलस्कम को ट्रीट ही नहीं किया। और इस बात का साक्ष्य क्या है कि हमने जो टोटलिटी है, जैसा अभी मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया कि जो मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल्स, जो पूरी टोटलिटी जिन सिम्टम्स के आधार पर दवा दी गई, उन सिम्टम्स में जो है मोलस्कम के कोई सिम्टम ही नहीं लिए गए। स्किन के बारे में, इरप्शंस के बारे में, दाने के बारे में, उसके कोई भी सिम्टम्स लिए ही नहीं गए। वी हैव प्रिस्क्राइब्ड द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम मोलस्कम, we have not prescribed for molluscum in patient। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप गौर करिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, पढ़, कई बार आप पढ़ सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं अपने मन में कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सो इट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एंड नॉट एज डिजीज स्पेसिफिक रेमेडी। जो डिजीज स्पेसिफिक रेमेडी होगी वो कैसे प्रिस्क्राइब होगी वो मैं आगे दिखाता हूं। सवाल ये उठता है, जब हमने फास्फोरस को डिजीज स्पेसिफिक रेमेडी की तरह नहीं दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के लिए दिया है, तो मान लीजिए अगर कोई डिजीज स्पेसिफिक रेमेडी प्रिस्क्राइब करना चाहता है तो वो कैसे प्रिस्क्राइब करेगा? सो व्हाट इफ यू वांट टू प्रिस्क्राइब नोजोलॉजिकल मेडिसिन? अगर कोई एनी हो करना चाहता है, प्रोसेस को कट शॉर्ट करना चाहता है, वो टोटल रिपर्टराइज नहीं करना चाहता, तो आप डायरेक्ट फास्फोरस को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। फिर आपको जो इस प्रकार के सिम्टम्स हैं, जो कि मोलस्कम के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि स्किन में इरप्शंस वेसिकुलर, स्किन में पेनलेस वेसिकुलर इरप्शंस, स्मॉल वेसिकुलर इरप्शंस, वाइट वेसिकल्स या पिंक वेसिकल्स या रेडिश वेसिकल्स, एसिम्टोमेटिक वेसिकल्स, इस टाइप के जो सिम्टम्स हैं, इनको देख के, इनके आधार पर फिर आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। अब आपके ऊपर है, अगर आप इन स्पेसिफिक सिम्टम्स को भी रिपर्टराइज करना चाहते हैं तो आप रेपर्टरी में भी यूज कर सकते हैं, और आपको दिखेगा इस टाइप की मेडिसिन आपको सामने निकल के आएंगी, जैसे कि सल्फर है, इसमें नाइट्रम म्योर है, रस्टॉक्स है। आई बिलीव रस्टॉक्स बहुत ही कॉमनली सिलेक्टेड रेमेडी होगी ऐसे केसेस में, इवन मे बी डल्कामारा एंड पेट्रोलियम एंड मे बी इन सम केसेस सिलीशिया, ये कॉमनली सिलेक्टेड रेमेडीज होंगी नोजोलॉजिकल या ऑर्गन स्पेसिफिक रेमेडी जब हम प्रिस्क्राइब करेंगे तब। सो पहले सवाल का जवाब हो गया। अब हम अगले सवाल पर आते हैं। मुझसे किसी ने ये सवाल पूछा कि क्या फास्फोरस को हम जीनस एपिडेमिकस की तरह कंसिडर कर सकते हैं? अगेन, जो मेरा पहला ऑब्जर्वेशन था इनिशियली कि फास्फोरस एक कॉमन रेमेडी है, तो उनका सवाल ये था कि क्या मोलस्कम कंटेजियोसम की ये जीनस एपिडेमिकस हो सकती है? तो अगेन, जो श्रोता जीनस एपिडेमिकस के बारे में नहीं जानते हैं, उनको मैं जो बताना चाहूंगा वो आपको क्लियर हो जाएगा, अभी मैं बताता हूँ उसके बारे में, बट ये सवाल वैसे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो जीनस एपिडेमिकस बेसिकली वो मेडिसिन होती है जो किसी एपिडेमिक में सेलेक्ट होती है। इसका सबसे अच्छा रिसेंट उदाहरण है कोविड-19। जब कोविड-19 का एपिडेमिक हुआ तो आप लोगों के घर जाके नहीं देख सकते, लोगों को आप जब बहुत ज्यादा हॉस्पिटल में प्रेशर है, आप हर किसी को इंडिविजुअलाइज नहीं कर सकते, आपके पास रिपर्टराइजेशन का टाइम नहीं है। इस प्रकार की सिचुएशंस में डॉक्टर हैनीमैन ने ये एक प्रावधान दिया हुआ है कि आप एक कॉमन रेमेडी सेलेक्ट कर सकते हैं, जीनस एपिडेमिकस। सो डॉक्टर हैनीमैन ऐसे नहीं थे कि हर जगह इंडिविजुअलाइज मेडिसिन ही देना है, वो बहुत ही फिक्स होके, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स तरीके से, बहुत कट्टर तरीके से नहीं चले।
हर चीज का प्रावधान हमारे मास्टर ने, डॉक्टर हैनीमैन ने रखा है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है एपिडेमिक्स की, जबकि उनका जो दौर था डॉक्टर हैनीमैन का 250 साल पहले, उस वक्त तो बहुत सारे एपिडेमिक्स होते रहते थे, डिप्थीरिया, कॉलरा और डिसेंट्री और प्लेग, इस प्रकार के कितने सारे एपिडेमिक्स होते रहते थे जो कि एक आम बात थी। उसमें उन्होंने ये प्रावधान रखा था। तो जीनस एपिडेमिकस कैसे सेलेक्ट होती है? इट इज सेलेक्टेड बेस्ड ऑन सिम्टम्स विच आर कॉमन टू अ लार्ज पॉपुलेशन। एक कॉमन लार्ज पॉपुलेशन में जो सिम्टम्स निकल के आ रहे हैं उसके बेसिस पर जीनस एपिडेमिकस सेलेक्ट होती है। तो सवाल तो यहां पर यह था कि क्या फास्फोरस को हम जीनस एपिडेमिकस की तरह से यूज कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो मेरे टॉपिक राइट साइड में आपको फिर से दिख रहा है, ट्रीटिंग मोलस्कम कंटेजियोसम विद इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन। जैसे ही हम जीनस एपिडेमिकस वर्ड ले आते हैं जिसमें कि कीवर्ड है कॉमन, तो जो इंडिविजुअलाइज्ड है वो यहां से कट जाता है और यहां पर रिप्लेस हो जाता है कॉमन। तो फॉस्फोरस इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन थी और जीनस एपिडेमिकस में आप बात कर रहे हैं कॉमन मेडिसिन की, कॉमन सिम्टम्स पे सिलेक्टेड मेडिसिन की। तो क्लियर कट आंसर ये है कि फॉस्फोरस को आप जीनस एपिडेमिकस की तरह प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। रीजंस वही जो अभी पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि फॉस्फोरस कैसे सिलेक्ट हुई थी, इंडिविजुअलाइज्ड वे में, और यहां पर हम बात कर रहे हैं कॉमन सिम्टम्स। तो अगला सवाल जो मेरे से फिर से पूछा गया इसी के कंटिन्यूएशन में वो था कि नोजोलॉजिकल रेमेडी में और जीनस एपिडेमिकस में क्या डिफरेंस है, और इस सवाल का आधार क्या था वो मैं आपको दिखाता हूं। मैं पिछली स्लाइड एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूं। जो सिम्टम्स यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, सॉरी, हाँ, ये सिम्टम्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं थोड़ा सा पीछे चला गया, टेबल में जो आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो उनका सवाल ये था जब इन्हीं सिम्टम्स के आधार पर हमको नोजोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन भी करना है और इन्हीं सिम्टम्स के आधार पर हम जीनस एपिडेमिकस भी देते हैं, तो फिर दोनों में अंतर क्या हुआ? ये अब मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। सो डिफरेंस बिटवीन नोजोलॉजिकल एंड जीनस एपिडेमिकस, ये सेम सिम्टम्स हैं बट दोनों में फिर डिफरेंस क्या होगा? सो नोजोलॉजिकल मेडिसिन जो होती है वो सिलेक्ट होती है बेस्ड ऑन कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिजीज। एक बीमारी के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो हर मरीज में पाए जाते हैं उनके बेसिस पे नोजोलॉजिकल मेडिसिन सेलेक्ट होती है। जीनस एपिडेमिकस इज ऑल्सो कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिजीज बट दोज आर कॉमन टू द पॉपुलेशन ऑल्सो। तो किसी बीमारी के जो कॉमन सिम्टम्स हैं लेकिन एक लार्ज पॉपुलेशन में भी वो सिम्टम्स कॉमन होने चाहिए। मतलब एक सिंगल सेंटेंस में अगर बोला जाए, सिंगल एंड कंफ्यूजिंग सेंटेंस में, सो इट इज कॉमन ऑफ द कॉमन्स। फिर दूसरा जो डिफरेंस आता है, नोजोलॉजिकल जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें सिर्फ कॉमन सिम्टम्स नहीं होते हैं, कॉमन सिम्टम्स के साथ साथ जो हमारे पीक्यूआरएस सिम्टम्स हैं, जो कि हैं पेक्यूलियर, क्वियर, रेयर एंड स्ट्रेंज सिम्टम्स, इनको भी इंक्लूड किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो पीक्यूआरएस सिम्टम्स हैं उससे सिर्फ हम इंडिविजुअलाइज मेडिसिन या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। इस तरह से भी इंडिविजुअल केस को इंडिविजुअलाइज किया जा सकता है बेस्ड ऑन पीक्यूआरएस सिम्टम्स बट सिम्टम्स रिलेटेड टू द डिजीज। यहाँ पर मेंटल जर्नल्स और फिजिकल जर्नल्स बहुत ज्यादा, आई एम सॉरी, मैंने फिजिकल जर्नल गलत बोल दिया, मेंटल जर्नल्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है और जो पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के सिम्टम्स होते हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं, बट जो पीक्यूआरएस सिम्टम्स है उनकी इंपॉर्टेंस होती है। सो पीक्यूआरएस सिम्टम का एक उदाहरण ऐसा आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई बीमारी है जैसे कि गैस्ट्रिक अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर में खाना खाने के बाद दर्द बढ़ जाता है, ये एक आम बात है, ये एक डिजीज का कॉमन सिम्टम है। लेकिन अगर कोई मरीज कहता है कि मुझे खाना खाने के बाद पेट के दर्द में आराम मिल जाता है, मैं खाली पेट हूं तो मुझे दर्द हो रहा है लेकिन मैंने खाना खाया और मुझे आराम मिल जाता है, और हमको मालूम है कि उसको गैस्ट्रिक अल्सर है,
तो ये एक पेक्यूलियर सिम्टम हो गया उस बीमारी का, इसलिए उसके आधार पर हम उसको इंडिविजुअलाइज करते हैं। तो क्या जीनस एपिडेमिकस में पीक्यूआरएस सिम्टम नहीं होते हैं? इसमें भी पीक्यूआरएस सिम्टम्स होते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है यहाँ पर? डिफरेंस यहाँ पर ये है कि नोजोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन में एक मरीज के जो पीक्यूआरएस सिम्टम्स है उनको इंक्लूड किया जाता है, लेकिन जीनस एपिडेमिकस में ये जो पीक्यूआरएस सिम्टम्स हैं ये भी लार्ज पॉपुलेशन में कॉमन होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई बीमारी जो कि फैली हुई है जिसका एपिडेमिक है, अगर उस बीमारी में एक ऐसा सिम्टम है कि स्किन के इरप्शंस हो रहे हैं, और जो स्किन के इरप्शंस हैं उसमें गर्मी से आराम मिलता है, तो अगर ये फैक्टर गर्मी से आराम मिलना ये अगर कई सारे लोगों में कॉमन है, तो जीनस एपिडेमिकस के अंडर हम सिर्फ तभी उसको कंसिडर करेंगे। और अगर कोई एक मरीज आता है जिसको कि ठंडे से आराम मिल रहा है, तो उसको वो मेडिसिन फिर प्रिस्क्राइब नहीं करी जाएगी, फिर आप उसको जीनस एपिडेमिकस की तरह प्रिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, मान लीजिए जो भी बीमारी मैंने आपको उदाहरण दिया कि जो कि फैली हुई है, उस बीमारी में स्किन इरप्शंस में अगर गर्मी से लोगों को आराम मिलता है, तो वो जीनस एपिडेमिकस के सिलेक्शन में वो सिम्टम इंक्लूड होगा। अगर बहुत ही लिमिटेड लोगों में ऐसा सिम्टम देखा जा रहा है, तो वो सिम्टम उसके उस मेडिसिन के सिलेक्शन की टोटलिटी में इंक्लूड नहीं होगा। दूसरी बात है, जब आपने मेडिसिन उस बेसिस पे सिलेक्ट कर लिया, जैसा कि हमने बोला कि गर्मी से मान लीजिए उसको आराम मिल रहा है, ठंड से एग्रीवेशन हो रहा है, आपने सेलेक्ट कर लिया कि हम आर्सेनिक हमारी जीनस एपिडेमिकस है बेस्ड ऑन कोल्ड एग्रीवेशन। अब मान लीजिए आपके पास एक मरीज आता है जो कि कहता है कि नहीं, मुझे तो ठंडे से मेरे साथ उल्टा है, मुझे ठंडे से आराम मिलता है, गर्मी से एग्रीवेशन होता है, तो आपको दिखाई देता है कि इसमें तो एपिस मेडिसिन इंडिकेट हो रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर या तो आप उसको जीनस एपिडेमिकस दीजिए जो कि हुई आर्सेनिक, जिसमें कि आप मोडेलिटी को एक्सक्लूड कर देंगे। लेकिन अगर आप उस पेशेंट, उस इंडिविजुअल पेशेंट को इंडिविजुअल मैनर में मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं, तब आप उसको आर्सेनिक नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे जिसमें कि वो कॉमन मोडेलिटी पाई जा रही है। फिर आप इसकी इंडिविजुअल मोडेलिटी के बेसिस पे कि ठंड से इसको आराम मिल रहा है और गर्मी से इसको एग्रीवेशन हो रहा है, इस बेसिस पे आप प्रिस्क्राइब करेंगे, तो फिर ये नोजोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन हो गया। एक दूसरा तरीका इसी चीज को देखने का ये है, हाँ सॉरी, यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, आखिरी सवाल है, मैं उसको डिस्कस करता हूँ। आखिरी सवाल ये है दैट शुड वी प्रिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशनल और नोजोलॉजिकल रेमेडी। इतनी हमने चर्चा किया नोजोलॉजिकल ऑर्गन स्पेसिफिक रेमेडी के बारे में, जीनस एपिडेमिकस के बारे में, तो आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रिस्क्राइब होनी चाहिए या नोजोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। यहाँ पर मैं पहले ही आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ इस डिस्कशन के बारे में, कि जो भी बात मैं कह रहा हूँ मैं सिर्फ मोलस्कम को ध्यान में रख के बोल रहा हूँ, मैं जनरली किसी भी डिजीज या स्किन डिजीज को ध्यान में रख के नहीं बोल रहा हूँ। सो मोलस्कम कंटिजियोसम इज अ वन साइडेड डिजीज। वन साइडेड डिजीज मैंने क्यों कहा? क्योंकि मोलस्कम में आपको बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं मिलेंगे। जो टेबल में आप सिम्टम्स देख रहे हैं, करीब करीब हर मरीज में आपको यही सिम्टम्स मिलेंगे। वेसिकुलर इरप्शंस होते हैं, ये तो इसका डायग्नोस्टिक फीचर हो गया, इसलिए अगर वेसिकुलर इरप्शंस नहीं है तो उसको मोलस्कम बोला ही नहीं जाएगा। मोलस्कम का मतलब ही कि वेसिकुलर इरप्शंस होंगे। पेनलेस, ज्यादातर आप पाएंगे कि पेनलेस सिम्टम्स होते हैं। बहुत रेयरली अगर कोई पेशेंट है जिसको कि कोई सिग्निफिकेंट सिम्टम हो रहा है तो पेनलेस फिर जो है उसको इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं, बट मोस्टली आपकी टोटलिटी में पेनलेस ही आएगा। स्मॉल हमेशा इसमें स्मॉल इरप्शंस होते हैं, वाइटिश इरप्शंस होते हैं। वाइट का एक ऑल्टरनेटिव ये है कि पिंक या रेडिश इरप्शंस होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आप 50 या 100 मरीज या 500 मरीज देखेंगे तो इतने सिम्टम्स के बाहर आपको ज्यादा सिम्टम नहीं दिखाई देंगे। ऑल्दो ये सिम्टम्स मैंने उदाहरण के तौर पे दिए हैं, इसमें 2-4 सिम्टम और ऐड हो सकते हैं, बट बहुत ही माइनर वेरिएशन होगा। तो अगर आप सोचते हैं कि हम यहाँ पर ऑर्गन स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन कर ले जाएं, तो वो आपके लिए बहुत ही कठिन होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं
अगर हम LSMC मॉडल जो होता है हमारा, लोकेशन सेंसेशन मोडालिटी एंड कॉन्कॉमिटेंट मॉडल है, इसके आधार पे अगर आप देखें तो लोकेशन ज्यादातर आप पाएंगे कि इसमें फेस, एब्डोमेन एंड बैक, यही लोकेशन होगी और इसमें ज्यादा कोई लोकेशन नहीं होती। ये मोलस्कम की स्पेसिफिक लोकेशन होती है जहां की इरप्शंस होते हैं। सेंसेशन की बात करें तो सेंसेशन में इसमें कुछ भी नहीं होता, ये एसिम्टोमेटिक प्रॉब्लम होती है। बहुत माइनर सा किसी केस में इचिंग हो सकती है, तो अगर थोड़ी सी इचिंग है तो मे बी आप कंसिडर करेंगे कि हम इसमें पेट्रोलियम दे दें या रस्टॉक्स दे दें, इस टाइप की दवा दे दें। बट ज्यादातर केस में आप यही पाएंगे कि उसमें कोई सिम्टम ही नहीं। सो अगेन आपके पास मेडिसिन सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया नहीं बन पाता। मोडेलिटी की बात करें, अगेन जब उसमें सिम्टम नहीं है तो मोडेलिटी नहीं, मोडेलिटी गोज अलोंग विद सेंसेशन। जब सेंसेशन होगा तभी मोडेलिटी होगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कंपेयर करिए अर्टिकेरिया से। मान लीजिए यहाँ अर्टिकेरिया की बात हो रही होती तो उसमें लोकेशन की भी स्पेसिफिकेशंस हैं। अर्टिकेरिया फेस पे हो रहा है या अपर लिम्ब में हो रहा है या लोअर लिम्ब में हो रहा है, एब्डोमेन में हो रहा है, ट्रंक में हो रहा है, अलग अलग लोकेशन होती। चेंजिंग लोकेशन, वॉन्डरिंग लोकेशन, मतलब लोकेशन में आपको बहुत सारे वेरिएशंस मिल जाएंगे। तो जितने वेरिएशन मिलेंगे उतना ही आप केस को इंडिविजुअलाइज कर पाएंगे। सेम गोज फॉर सेंसेशन। किसी को जलन हो रही है अर्टिक एरिया में, किसी को प्रिकिंग सेंसेशन हो रहा है, किसी को नीडल लाइक सेंसेशन हो रहा है, किसी को हीट सेंसेशन हो रहा है, किसी को हीट सेंसेशन होता है लेकिन छूने में पार्ट गर्म नहीं है, किसी को हीट सेंसेशन नहीं होता है लेकिन छूने में पार्ट बहुत गर्म है। इस तरह के कई सारे बहुत ही रिफाइंड कैरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे सेंसेशन में, जिसके बेसिस पे आप अर्टिक एरिया को इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं। जब सेंसेशंस इतने रिफाइंड है तो साथ ही साथ मोडेलिटीज भी बहुत रिफाइंड मिल जाती हैं। मोडेलिटीज में आपको थर्मल मोडेलिटीज मिल जाएंगी अर्टिक एरिया में, मतलब हीट एंड कोल्ड रिएक्शंस मिल जाएंगे। थर्मल मोडेलिटी हो सकती है, सीजन रिलेटेड मोडेलिटी हो सकती है, डाइट रिलेटेड मोडेलिटी हो सकती है कि कुछ स्पेसिफिक खाने से उनको खुजली बढ़ जाती, स्पाइसी खाने से बढ़ जाती है, कुछ लोग को बैंगन खाने से, फिश खाने से, एग खाने से खुजली होने लगती है। इस टाइप के रिफाइंड कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। बट मोलस्कम में आपको ये सारे सिम्टम्स नहीं मिलेंगे। कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स बहुत ही रेयरली मिलते हैं और क्रॉनिक केसेस में कॉन्कोमिटेंट सिम्टम को ढूंढना भी बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही टफ होता है। और आज के दौर में जहाँ की पेशेंट पहले ही बहुत ज्यादा एलोपैथिक ट्रीटमेंट करके आता है, कई सारे उस मेडिसिन के इंड्यूस्ड, ट्रीटमेंट इंड्यूस्ड सिम्टम्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, जिसको कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि वो कॉन्कोमिटेंट सिम्टम है या वो किसी ड्रग का एडवर्स रिएक्शन है या वो ड्रग का साइड इफेक्ट है। ओवरऑल कॉन्कोमिटेंट को सेलेक्ट करना बहुत ही टफ होता है। सो माय रिकमेंडेशन, हाई रिकमेंडेशन इज दैट in cases of molluscum contagiosum you should always treat the person in disease, not the disease in person। यही हमारे डॉक्टर हैनीमैन का भी कहना है, यही हमारा मोटो है। एंड स्पेसिफिकली मोलस्कम के केसेस में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अप्रोच होनी चाहिए। मैंने इसीलिए आपको कहा था कि जो मैं अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कशन कर रहा हूँ मैं सिर्फ मोलस्कम के आधार पे कह रहा हूँ, इसको जनरलाइज ना करिएगा कि ये अर्टिकेरिया में तो ऐसा कर सकते हैं और दूसरी बीमारी में तो कर सकते हैं। जो मैंने आपको बात बताई कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, वो स्पेसिफिकली मैं मोलस्कम की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सो हमारा एक ये पब्लिकेशन है मोलस्कम के ऊपर जो कि इस जर्नल में पब्लिश हुआ था। ये अभी फरवरी 2024 में पब्लिश हुआ है। मैं अभी इसका लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कोई भी अगर हमारी मोलस्कम के ऊपर जो रिसर्च हुई उसको रेफर करना चाहता है तो वो ये ऑनलाइन उसको फ्रीली अवेलेबल है, वो उसको रेफर कर सकते हैं। हमारी डर्मेटोलॉजी पे जो बुक है वो अगर कोई जानना चाहता है, उसमें इसी टाइप के कई सारे केसेस हैं और विभिन्न बीमारियों में है, जिसमें कि विटिलिगो, सोरियासिस, एलोपेशिया एरिएटा, एलोपेशिया टोटैलिस भी है, एंड लाइकन प्लेनस, वार्ट, मोलस्कम कंटेजियोसम एंड माइकोसिस ऑफ नेल, ये बीमारियां इसमें इंक्लूडेड है। जिसमें कि डिटेल केस टेकिंग, रेपर्टराइजेशन, लाइफ स्पेस, सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, जस्टिफिकेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये सारा पार्ट इंक्लूडेड है। तो जो भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं या जो भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं या जो अभी फ्रेशर्स हैं प्रैक्टिस में, उनको ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी। इस बुक के बारे में अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो आप जो है व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। अभी मैं इसका भी एक लिंक शेयर कर देता हूँ, व्हाट्सएप लिंक। सो जस्ट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ इंक्वायरी आप उनको मैसेज कर सकते हैं। अगर बुक से रिलेटेड कोई इंक्वायरी हो या मेरे प्रेजेंटेशन से रिलेटेड भी कोई इंक्वायरी हो
तो भी आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई. So with these words, I end my presentation. Thank you so much. या डॉक्टर गुरांग ने बहुत ही बढ़िया केसेस के द्वारा मोलस्कम कंडिजेसियम को हम कैसे होम्योपैथी को कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट से मैनेज कर सकते हैं, वो डिफरेंट केसेस के ऊपर डॉक्टर गुरांग ने प्रेजेंट किया और बहुत ही एनलाइटनिंग वेबिनार था. मेनली हमारे लिए यही जरूर होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली हम पेशेंट का केस टेकिंग ले और काफी डिटेल्ड केस टेकिंग लेने की जरूरत होती है, तभी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकल पाती है. डॉक्टर गुरांग, एक बात मैं पूछना चाहूंगी, इसमें आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? मैं होमपैक क्लासिक सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ एंड जिन लोगों ने में भी थोड़ा सा ध्यान दिया हो, जहां पर भी रेपर्टाइजेशन चार्ट है वहां पर मैंने एज अ कर्टेसी मैंने माइंड टेक्नोलॉजीज को मैंने क्रेडिट भी दिया हुआ है. माइंड टेक्नोलॉजीज का जो होमपैक क्लासिक वर्जन 8 सॉफ्टवेयर है वो हम लोग यूज कर रहे हैं. अभी रिसेंटली हमने जोमियो सॉफ्टवेयर एक्वायर किया है. सो होपफुली अब जो सब्सिक्वेंट प्रेजेंटेशंस होंगे उसमें हम लोग उसके जो लेटेस्ट जो भी चेंजेस हुए हैं रिपर्टरीज में, उसके बेसिस पे जो रिपर्टराइजेशन है उसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे. ऑब्वियसली हाँ, होमपैथ और ज़ूमियो है और काफी और सॉफ्टवेयर भी हैं जैसे रेडार ओपस है. इवन अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है तब भी अगर हम डिटेल्ड केस टेकिंग एक केस परफॉर्मा बनाएं और उसके ऊपर डिटेल्ड केस टेकिंग करें, जिसमें हम फिजिकल जनरल्स, मेंटल जनरल्स और जो भी हमें स्ट्राइकिंग सिम्टम्स और पर्टिकुलर सिम्टम्स अगर मिलते हैं, ऑब्वियसली उसके ऊपर जो प्रिस्क्रिप्शन होता है दैट इज द बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन. कभी भी स्पेसिफिक डिजीज के ऊपर हम जितना प्रिस्क्राइब करेंगे तो हमारी जो मेडिसिन है वो बहुत ही लिमिटेड और जिसे बोलते हैं ना एक सिस्टम बेस्ड हो जाती है. लेकिन अगर हमें प्रॉपर होम्योपैथी, क्लासिकल होम्योपैथी जो ऑर्गेनन में डॉक्टर हेनमन ने हमें फिलोसफी की गाइडलाइंस दी हैं और जो हमें सिंगल मेडिसिन और कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट का जो हमें गाइडेंस दिया है, अगर हम उसके ऊपर प्रिस्क्राइब करते हैं सो दो दैट इज द ऑब्वियसली वो सबसे बेस्ट पाथ होता है. और कोई भी अपना हाँ, एक क्वेश्चन था हाँ जी. नेहा जी. हाँ जी सर. पल्सेट्ला का वैक्सीनेशन हिस्ट्री में इस पर थोड़ा सा बताइए डॉक्टर गौरव. एक मिनट सर. सर जो ये डॉक्टर फर्स्ट गौरव, केस आपने प्रेजेंट किया था उसमें पल्सेट्ला कुछ के विषय में पूछ रहे हैं. नहीं, पल्सिटिला एक्चुअली उसमें मेडिसिन उन्होंने शायद गेस करी थी पल्सिटिला पर, उसमें शायद डॉक्टर राम परवेश शाह ये पूछे थे कि वैक्सीनेशन हिस्ट्री क्या रही है, फर्स्ट केस जो सर आपने प्रेजेंट किया ओके. था. हाँ जी, ओके. हाँ जी. नहीं, वैक्सीनेशन हिस्ट्री जो कि देखिए यूजुअल रहती है. आज को बेसिकली हर कोई बहुत ही ज्यादा अवेयर है वैक्सीनेशन के बारे में. एंड जो भी बच्चे पैदा होते, लाइक देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू इट. पहली बात तो लोग में अवेयरनेस बहुत ज्यादा है रिगार्डिंग वैक्सीनेशंस. सेकेंडली, जब हम अर्बन सेटअप की बात करते हैं तो सारे जो बच्चे होते हैं वो मैटरनिटी हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल्स में वो बॉर्न होते हैं तो उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन कार्ड होता है. तो जो भी स्टैंडर्ड वैक्सीनेशन होते हैं, एमएमआर एंड जो एमएमआर हो गया, टीबी का हो गया, बीसीजी हो गया, जितने भी वैक्सीनेशन होते हैं दोज आर कंडक्टेड एज यूजुअल. तो उसमें बहुत ज्यादा हम लोग को वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है. आई एडमिट वन थिंग कि हम लोग ने वैक्सीनेशन हिस्ट्री को कभी एक्सक्लूसिवली कंसिडर नहीं किया या उसको हमने देखा नहीं कि उनकी वैक्सीनेशन हिस्ट्री क्या है. प्रोबेबली रीजन यही है कि वो इम्प्लाइड है कि सारे बच्चों को वो चीज वैक्सीनेशन है. सो अनलेस कि कोई बहुत ही रूरल एरिया से है जहाँ की हमको ऐसी हिस्ट्री मिलती है कि दाई द्वारा जो है डिलीवरी कराई गई या होम डिलीवरी कराई गई, उस तरह के केसेस में भले ही हम एक्सक्लूसिवली उस चीज को पूछे जब हमको कुछ अलग दिखाई देता है, बट अर्बन सेटअप में तो ये इम्प्लाइड होता है कि वो सारे वैक्सीनेशन जो है वो ऑलरेडी हुए हैं. और अगर बच्चे जो जनरली क्योंकि बच्चों में होता है तो 1 से 5 साल की एज के बीच में तो वैक्सीनेशन चल रहे होते हैं. अप टू 2 to 3 years ऑफ एज वैक्सीनेशन ऑनगोइंग होते हैं. तो उसको हम लोग मान के ही चलते हैं बाय डिफॉल्ट. कई बार जैसे सडन रिएक्शन होता है, कोई एक सिंगल वैक्सीनेशन दी जाती है, उसके 1 वीक या 10 डेज के अंदर जैसे अगर कोई इरप्शन आता है तो उसको हम उसका साइड इफेक्ट कंसिडर कर सकते हैं.
उसको साइड इफेक्ट कंसिडर करेंगे, बट वो टिपिकल मोलस्कम कंटेजियोसम नहीं होगा, बिकॉज ये तो वायरल डिजीज है, कंटेजियस डिजीज है। Okay. सो जो हम ड्रग रिएक्शन की बात कर रहे हैं, वो एज ए ड्रग रिएक्शन हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर हम मोलस्कम की बात कर रहे हैं, तो मोलस्कम में कंटेजियस डिजीज, सॉरी, कोई वैक्सीनेशन का कोई रेलेवेंस नहीं होता, बिकॉज इट इज अ प्योरली वायरल कंटेजियस डिजीज। दिस इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। और Okay. किसी का कोई सवाल होगा, कोई क्वेरी होगी, सो आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। और कोई क्वेश्चंस अगर किसी के हैं तो प्लीज आप या पूछ सकते हैं। एक पोटेंसी के विषय में कुछ जिक्र कर रहे थे किसी ने, नेहा जी। हाँ जी सर। चैट बॉक्स में पोटेंसी के विषय में किसी ने पूछा है। शुड बी गिवन इन विच पोटेंसी? हाँ जी, किरण जी ने पूछा है दैट किस पोटेंसी में हमको प्रिस्क्राइब करना चाहिए। सो पोटेंसी का सवाल हमेशा उठता है, एंड जनरली मैं इसको मैं जो जवाब देता हूं, मैं उससे आज हट के जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने कुछ सोच रखा था इस पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट के लिए। हमारा जो अफोरिज्म नंबर 2 है, दैट इज रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट क्योर। रैपिड जेंटल एंड परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, जो कि डॉक्टर हेनमैन ने अफोरिज्म 2 में कहा है। यहां पर जेंटल बीइंग द कीवर्ड। स्किन डिजीजेस में जेंटल जो वर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आपको बहुत ज्यादा जो है तवज्जो देना होगा। द ट्रीटमेंट हैज टू बी जेंटल, बिकॉज स्किन डिजीजेस में होम्योपैथिक एग्रीवेशन जो है बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है। थोड़ा भी पोटेंसी में अगर आपने फ्रीक्वेंट रिपीटिशन कर दिया या आपने हाई पोटेंसी दे दिया, तो इसमें होम्योपैथिक एग्रीवेशन के चांसेस अच्छे खासे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन डिजीज पे भी डिपेंड करता है, बट देन डेफिनेटली देयर इज अ वेरी हाई चांस। तो इन जनरल जितने भी स्किन की बीमारियां होती हैं, इन जनरल एज अ डर्मेटोलॉजी, होम्योपैथी डर्मेटोलॉजी अगर हम बात करें, तो जेंटल वर्ड, अगेन आई विल एम्फसाइज कि जेंटल वर्ड की बहुत ज्यादा महत्वता है। बट जेंटल वर्ड तो हम लोग सुनते हैं, ये तो हर कोई बोलता है, आपको यही लगेगा कि इसमें नई कौन सी बात है, ये तो हम सुनते ही रहते हैं कि जेंटल एंड परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। हाउ टू डिसाइड व्हाट इज जेंटल, व्हाट इज जेंटल, ये सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल होता है। तो लोग ये तो बताते हैं कि जेंटल आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय जेंटल। तो जेंटल के जो फैक्टर्स आते हैं वो होता है कि आपकी पोटेंसी क्या होगी, आपका रेपिटेशन क्या होगा, इन बेसिस पे जेंटल डिसाइड होता है। इवन मेडिसिन आप कौन से किंगडम की दे रहे हैं, आप नोजोड या सार्कोड दे रहे हैं, या फिर आप जो है एंटी मैथमेटिक दे रहे हैं, या आप सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दे रहे हैं, या आप ऑर्गन स्पेसिफिक रेमेडी दे रहे हैं, इसके बेसिस पे भी डिसाइड होगा कि ये जनरल ट्रीटमेंट है या ये अग्रेसिव फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है। सो मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस जो कि है 1000 पोटेंसी या 10M पोटेंसी या 50M पोटेंसी भी लोग यूज करते हैं, स्ट्रेट अवे आई डिस्करेज दैट। माय पर्सनल प्रेफरेंस इज टू स्टार्ट फ्रॉम 30 पोटेंसी। पहले भी मैं अपने वेबिनार्स में बता चुका हूँ कि 30 पोटेंसी से हमको लो पोटेंसी से स्टार्ट करना चाहिए। 30 पोटेंसी को मैं लो पोटेंसी भी नहीं कहूंगा, 30 पोटेंसी खुद में बहुत ही हाई पोटेंसी है। सो हाई एंड लो इज अ वेरी रिलेटिव टर्म। गौरांग सर, कट शॉर्ट कर दीजिए मीटिंग। yes sir, I believe it is time, so I will stop my discussion over here, and my next successor will be taking over. Thank you so much. थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू डॉक्टर गरान, आपका सेशन बहुत ही नॉलेज प्रोवाइडिंग था, और आगे भी हम आपसे और इस तरह के सेशन चाहेंगे जिसमें आप डिफरेंट केसेस के द्वारा हमारी नॉलेज को बढ़ाएंगे। तो अभी हमारा टाइम हो गया है, हाँ, इंग्लिश सेशन का। तो आई हैंड ओवर, थैंक यू डॉक्टर गरान, और Thank आई you so हैंड much. ओवर द सेशन टू डॉक्टर अजनी मलेकल फॉर द इंग्लिश सेशन। Thank you, everyone. Thank you, Dr. Neha. We are moving to English session. Before beginning the session, we will have a prayer.